Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 4 and we are doing कैश बुक। यहाँ एक बात ज़रूरी है कि कैश बुक को क्रिएट करने के लिए देर आर 2 पार्ट्स विच वी विल फॉलो। एक पहला पार्ट ये है वो वी विल कंप्लीट जर्नल एंट्रीज़ और उन्हीं जर्नल एंट्रीज़ को वी विल यूटिलाइज एंड वी विल पुट दीज जर्नल एंट्रीज़ इनटू द कैश बुक। कैश बुक का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया हुआ था और उसके अंदर जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें मैं थोड़े से कलर एक्स्ट्रा कर दिए। 2 साइड्स होती हैं, वन साइड इज़ डेबिट और यहाँ पर जो अमाउंट्स डेबिट हैं यू विल पोस्ट ओवर हेयर, और सेकंड इस तरफ है और यहाँ पर आप क्या पोस्ट करेंगे, वट एवर इज़ क्रेडिट यू विल पोस्ट ओवर हेयर। तो हमने इनको हाईलाइट कर दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड है पूरी की पूरी और ये पूरी साइड डेबिट है कैश बुक की। और डेबिट साइड के अंदर भी आप देखें तो यू विल सी दैट देयर आर 2 थिंग्स, कैश और बैंक। ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर डेबिट हो रही हैं कैश या बैंक तो यू विल पोस्ट अमाउंट ओवर हेयर। अगर कैश डेबिट है तो इधर पोस्ट करेंगे, बैंक डेबिट है तो इधर पोस्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर आपकी जनरल एंट्रीज में कैश क्रेडिट है तो यहाँ और बैंक क्रेडिट है तो यहाँ। तो देखने में क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, दोनों ही कैश और बैंक इधर भी हैं और आप गौर कीजिए कि दोनों ही कैश और बैंक इधर भी हैं, बस साइड का फ़र्क है। इधर कैश और बैंक कौन सा आएगा, जो डेबिट है, और इधर कैश और बैंक कौन सा आएगा, जो क्रेडिट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जनरल एंट्रीज़ करेंगे और इफ़ जनरल एंट्रीज़ इंक्लूड कैश अमाउंट तो यू विल पिक दैट कैश अमाउंट एंड विल पोस्ट इधर एट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। And you will see if bank account is present in any journal entry, you will pick that amount, will post either on debit side or credit side depending upon where that bank has been written. If it is written on debit side you will post on debit side, if it is written on credit side you will post on credit side. ये एक ब्रीफ सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और दूसरी बात ये है कि पहला पार्ट इसका जर्नल एंट्रीज़ का है जिसको हमने कंप्लीट करना है। और जनरल एंट्री के लिए जो पहला कॉलम यूज़ होगा दैट इज़ फॉर डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिटेल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रुपीज़ है, या आप डेबिट भी लिख सकते हैं और रुपीज़ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं और रुपीज़ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस पोर्शन के अंदर जैसे मैंने आप मेंशन भी कर दिए, इस पोर्शन के अंदर आप जनरल एंट्रीज़ करेंगे और इस पोर्शन के अंदर आपने अपनी एंट्रीज़ को लेजर की तरह से कैश बुक में पोस्ट करना है। फॉर द टाइम बिंग द कैश बुक हैज़ 2 कॉलम्स, दैट इज़ वाई इट वुड बी कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। और ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो और ये भी पॉसिबिलिटी है सिंगल कॉलम कैश बुक हो इफ़ होल क्वेश्चन इंक्लूड्स ओनली वन थिंग, ईदर कैश और बैंक। If in your journal entries, all journal entries you have completed and there is only one element that is cash present in your journal entries, what you will do, you will make single column cash book। और चूँकि बैंक आया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आप ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे, इसको बनाएंगे नहीं, तो ये सिंगल कॉलम हो गई। If in your question there are 2 elements, cash and bank, you are looking at your journal entries, cash is also present and bank is also present, no matter it is debited or credited, cash and bank is present। what you will do, you will make 2 column cash book, एक ये और एक ये, यानी कैश और बैंक के कॉलम्स बना लेंगे। और there is a 3 column cash book, what will happen, you are looking at your journal entries and you have found out cash first and then you have found out bank 2 and then you have found out discount। Again I'm saying it doesn't matter whether cash or bank is present on debit side or credit side, discount is present on debit side or credit side, that means it is discount received or allowed। Whatever the place is, you will make 3 column cash book and you will introduce one more column over here. First column will be discount, then cash, and another column as you have introduced would be used for the bank। अगर 3 चीज़ें होंगी, कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ट्रिपल कॉलम बनाएंगे। अगर एक ही चीज़ हुई, या कैश या बैंक, तो आप इसको एक कॉलम का बनाएंगे कैश बुक को, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। अगर दोनों ही चीज़ें हैं कैश और बैंक तो डबल कॉलम, अगर 3 चीज़ें हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट तो यू विल प्रोड्यूस ट्रिपल कॉलम कैश बुक।
होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर ये परफॉर्मा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन का आप ज़रा ओवरव्यू कर लें। ये आपको कुछ जनरल एंट्रीज़ दी हुई हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे जो मेंशन किया हुआ है दीज आर डेट्स, अलग अलग डेट्स आपको दी हुई हैं, उसके सामने उसकी जनरल एंट्री है और ऑन राइट साइड अमाउंट दी हुई है। आप यहाँ से ये एंट्रीज़ को पिक करेंगे, पहले जनरल एंट्रीज़ करेंगे। अब फोकस फिल फॉर द टाइम बीइंग यू विल बी फोकस्ड ऑन जनरल एंट्रीज़ ओनली। फर्स्ट एंट्री वी आर लुकिंग एट इज May 1। अब हम क्या करने लगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जनरल एंट्रीज। May 1 में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। अगर थोड़ा सा ब्लर भी है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपने उस पर भी फोकस रखना है। कैश इन हैंड, व्हाट डज दैट मीन कि यू हैव योर कैश, कैश इज़ नीदर गोइंग आउट नॉर इट इज़ कमिंग इन, इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट गोइंग और कमिंग, यू हैव योर कैश इन योर हैंड। अब पहली बात आप ये डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर पैसे आपके पास होते हैं ऑब्वियसली इट्स फेवरेबल और कैश आपका एसेट होता है। अब ये फेवरेबल पोजीशन में कैश आपके पास पड़ा हुआ है तो इट मींस इट इज़ योर एसेट। एसेट शुड बी प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड। वी आर स्टार्टिंग आवर जनरल एंट्रीज। अगर कैश आपके पास है और वो फेवरेबल पोजीशन में है तो एसेट फेवरेबल हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो दैट इज़ वाई यू विल राइट कैश ऑन डेबिट साइड। Now secondly, cash is not coming in, cash is not going out, it's not moving, there is no transaction, cash is just placed in your hand, सिर्फ आपके पास है, favorable position में है। तो till then what you will do, you will be placing it as your balance। ये सिर्फ आपका बैलेंस है क्योंकि ना कहीं से आ रहा है और ना कहीं से कहीं जा रहा है, इट्स स्टिल इन योर हैंड। तो आप इसको सिर्फ पोजीशन देंगे एज अ बैलेंस। इसकी डेट May 1 है तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे, साथ में आप इसकी फर्स्ट अमाउंट चेक करेंगे और दैट इज़ 60,000। यू विल पोस्ट 60,000 ऑन डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट यू विल कैरी ऑन क्रेडिट साइड। दोनों की साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। सो इन दिस वे योर फर्स्ट एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट एंट्री इज कैश टू बैलेंस, दैट मीन्स कैश इज नॉट गोइंग आउट और कमिंग इन, कैश यू हैव इन योर हैंड, ये फेवरेबल है, डेबिट कर दिया और सेकंड आपने बैलेंस इसको शो करवा दिया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। डेट इज स्टिल सेम May 1 और कैश एट बैंक आपने करना है। व्हाट डज दैट मीन, यू हैव सम अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट, नो मैटर इट इज़ लेस और मोर बट amount is present in your bank account. What you will do, is it favorable or unfavorable for you? अगर कुछ पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं obviously it a matter of happiness, you are satisfied that there is some amount present in your bank account. Again, bank is your asset and when amount is present in your bank account, asset is in favorable position. Whenever asset is in favorable position, you place that asset on debit side. Your asset is bank account, that is why you have written bank on debit side, because bank is an asset and asset is in favorable position, so you have written bank on debit side. Again as usual, what we have thought in previous entry, same position is over here. You are not drawing your amount from your bank nor you are depositing your amount is not coming in or going out from the bank account. तो सिर्फ आपके पास है बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, up till then you will place it like a balance। तो जो नेक्स्ट एंट्री आपकी फर्स्ट डेट की है इसमें सिर्फ पैसे आपके पास पड़े हुए थे और पैसा इज़ नॉट गोइंग आउट और कमिंग इन, सिर्फ पैसे पड़े हुए, तो इसलिए आपने इसको एज अ बैलेंस शो करवा दिया और ये फेवरेबल है इसलिए बैंक को आपने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। अब हम इसकी अमाउंट चेक करते हैं। सेकंड अमाउंट 80,000 है तो यू विल पोस्ट 80,000 ओवर हियर फर्स्ट अमाउंट एंड सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड। इन दिस वे 2 जनरल एंट्रीज हैव बीन कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन फॉर अस। डेट सेकंड पे आप चले गए, वहाँ पे वो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, व्हाट वी आर डूइंग, द फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड the nature of the entry. Purchased furniture and paid by check. Whenever you see your entry, create a picture in your mind. What is happening? You are purchasing furniture
and payment is not being made by cash, you have paid the person from whom you have purchased your furniture a check. Purchased furniture and paid by check. What is happening? You are buying furniture. Furniture is obviously your asset. When you are buying, your asset is increasing. Increase in asset should be debited. So what you will do, you will debit your asset. And what is name of your asset? That is furniture. Hopefully you have understood why we are debiting furniture. Since we are buying, due to buying, your asset has been increased. Increase in asset should be debited. That is why you have debited your furniture. And second is what happened. After buying your furniture, you have paid the person from whom you have bought that furniture a check. तो आपने पेमेंट चेक के ज़रिए की है. तो जब चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे, यू हैव ट्रांसफर्ड योर चेक, यू हैव डिलीवर्ड योर चेक टू योर the person from whom you have purchased furniture. You have given your check to the furniture seller. Furniture seller will go to your bank account, will withdraw amount from your bank, and amount present in your bank account will be decreased. Bank is your asset. When amount will be withdrawn, asset would be decreased. Decrease in asset should be credited. So you will credit your bank account. Hopefully you people have understood. Furniture is coming in, your asset is increased, that is why you have debited your furniture. And since you have written a check and delivered to the furniture seller have gone to the bank and withdrawn amount from your bank account, amount present in bank would be decreased. It means your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you have written bank on credit side. All right, let's check it out. The date was 2. Now you will post 2. Okay, and we will check the amount. Purchase furniture is third entry, 14,000 amount is of furniture. You will post 14,000 on debit side, and same amount you will post on credit side. This way your 3 journal entries have been completed. Let's see what is coming in. We are now on entry number 5, where received 2 checks. What we are doing, received 2 checks from A 20,000, from B 10,000. अब there are 2 ways to solve this question. आप इसको एक भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं और आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. इट्स बेटर टू हैव 2 जर्नल एंट्रीज. थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उसमें आसानी होगी, ये मिक्सअप नहीं होंगे. और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि ए से एक चेक रिसीव किया मगर उसको आगे चलकर डील किसी और तरीके से किया, और बी से एक चेक रिसीव किया और उसको अलग से डील किया कहीं जाके, तो प्रोबेबली आप शायद मुश्किल फील करें अगर वो कंबाइन हो गई होगी एंट्री तो. लेकिन व्हेन यू विल राइट इन सेपरेट वे, तो व्हाट विल हैपन, whatever the criteria of A or B is in the future, you will have separate entries and you will easily pick the next entry. For the time being, what is happening, you have received a check from A. पहले आप इसकी journal entry complete करेंगे, received a check from A, और keep it in mind whenever you will receive a check and it has not been deposited into the bank. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप चेक रिसीव करें और बैंक में ना जमा करवाएं तो बैंक का नाम नहीं आएगा. हालांकि चेक इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बैंक. चेक आप अपने पास रख के कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी डिले करके पड़ा रहे, दैट चेक विल रिमेन अ चेक. इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो आप क्या करते हैं, चेक को डायरेक्ट एसोसिएट कर देते हैं बैंक के साथ. मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कि check, if it is not deposited into the bank account, you will not mention name of the bank. जब तक चेक बैंक में नहीं जाता बैंक का नाम नहीं लिखना. तो फिर क्या करें, उस वक्त तक जस्ट कंसिडर इट एज अ कैश. रिसीव 2 चेक्स. पहला चेक ए से रिसीव किया, पहले इसकी एंट्री हम करते हैं. जब चेक ए से रिसीव किया तो व्हाट इज़ कमिंग इन, आपको वैसे तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि मेरे पास चेक आ गया, बट वी डोंट राइट नेम ऑफ चेक इन अकाउंटिंग. फॉर द टाइम बिंग जस्ट कंसिडर इट एज कैश, क्योंकि चेक आया और वो बैंक में नहीं गया. तो इफ़ इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यू कैन नॉट मेंशन द नेम ऑफ द बैंक. फॉर द टाइमिंग यू हैव रिटन कैश. तो अब आप इसको चेक को ख़त्म कर दें. कैश किससे रिसीव किया, वहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है कि वी हैव रिसीव चेक फ्रॉम ए.
और इसका क्या मतलब हुआ, ए वॉज द पर्सन फ्रॉम whom amount was receivable and instead of amount he had given you a check. A was your account receivable, that means he was your asset, but since he had paid the amount and you had received your amount from A, he is no more your asset, he is no more your account receivable. You have received the amount, and when you have received the amount, he is, what I have said, he is no more your account receivable or asset. There is decrease in asset. Decrease in asset should be credited. That is why you will write the name of A, account receivable, on credit side. So cash is received from A. Account receivable are assets, or asset are supposed to be placed on debit side. Why we have written on credit side? The reason is what? Since we have received the amount, he is no more our account receivable, he is no more our asset. Asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why we have written the name of an asset, account receivable A, on credit side. अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट भी आप चेक कर लें। ए से जो आपने चेक रिसीव किया है, हाउ मच, 20,000। तो आप यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल ए की अमाउंट पोस्ट कर दें 20,000, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। अब साथ में ए से जो चेक रिसीव किया है वो 5 डेट का है, तो साथ आप डेट मेंशन कर दें 5। अच्छा, इस 5 के साथ हम ऐसा करते हैं कि ए पार्ट लिख देते हैं, क्योंकि आपने 2 चेक्स रिसीव किए हैं। पहला आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप बी पार्ट भी देखें, साथ में वो मेंशन कर रहा है बी से भी चेक लिया है, और वो अमाउंट भी मेंशन कर रहा है 10,000 की। अब बी से चेक अगर आपने रिसीव किया, सेम उसी तरह से आप एंट्री करेंगे। अगर ए से चेक रिसीव किया तो कैश टू ए, और अगर बी से चेक रिसीव किया तो कैश टू बी, और वो भी आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल था। तो आपके पास चेक आया, यू वर सपोज टू राइट चेक ऑन डेबिट साइड, बट वी डू नॉट राइट checks in accounting. Instead of check you write cash. Why? Because check has not been deposited into the bank account, and if it is not deposited you will not mention bank. So you have debited the cash in place of check. Or why we are crediting an asset on credit side? No doubt B was your asset, amount was receivable, but since amount has already been received, it means he is no more your asset. Asset has been decreased. That is why you have written name of B on credit side. अच्छा जी, अब दूसरे चेक की जो अमाउंट है वो आप देखें। जो बी की अमाउंट आपको पता चल रही फ्रॉम बी, दैट वाज 10,000। अब आप यहाँ पर यू विल राइट 10,000 अमाउंट on debit side, and same amount would be written on credit side. और सेकेंडली अब इसकी डेट मेंशन कर देते हैं। 5 डेट तो थी, लेकिन साथ में हम बी मेंशन कर देते हैं कि ये दो पार्ट्स थे, एक 5A 5B। 5th एंट्री हमारी इस तरह से कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट एंट्री वी आर डूइंग इज़ एंट्री नंबर 8। और व्हाट इज़, देखें यही बात आपको मैं समझा रहा था कि अगर अगली एंट्री के अंदर दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट हुई तो क्या करेंगे आप। अब ए का चेक उसने एंडोर्स्ड एज चेक टू आर, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा, और इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडोर्स्ड एज चेक टू आर, दिस इज एंट्री। What does it mean? You have received a check from A, and instead of encash it from A's bank account, you have transferred the possession of this check and you have given this check to the R. R कौन बंदा था? The person to whom amount was payable. आपने R को पैसे देने थे, और instead of payment what you have done? You have transferred the possession of A's check to R. आपने आर को पैसे देने थे, पैसे देने के बजाय जो चेक यू हैव रिसीव फ्रॉम ए, वही चेक पकड़ा और आपने आर को पहुंचा दिया। अब आप यहाँ पर आएँ, ये वाला चेक आपने ए से रिसीव किया हुआ था, और वही चेक वो बोल रहा है कि इंडोर्स एज चेक टू आर। ए वाले चेक को आपने कैश कंसिडर किया था, और यही चेक जो है आपने किसको देना है? आर को। ये चेक आपने कैश समझा हुआ था, और अब ये जो चेक है आप किसी और को देने लगे, तो क्या होगा यहाँ पर? यही वाला जो चेक है आपके पास से निकलकर कहीं और चला जाएगा।
जो आपने कैश समझा हुआ है ये वाला चेक निकल के जाएगा। व्हेन यू हैव रिसीव दैट चेक यू हैव डेबिटेड द कैश। अब ये चेक आपके पास से जा रहा है और आप इसको टू कैश करके कहेंगे कि वही जिसको आपने कैश समझा हुआ था वो चेक आपके पास से चला गया। आपने क्या किया, पहले जब रिसीव किया था तो कैश था, वही चेक आपने किसी और को दे दिया तो कैश निकल कर आपके पास चला गया। अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन व्हाई वी आर नॉट राइटिंग द बैंक अकाउंट। यूज योर कॉमन सेंस। It is interpersonal transaction from one person to another person. Still there is no bank account is involved, no bank is involved in this transaction. You have received a check from A and you have transferred this check to a third person. तो सिर्फ जो आपने for the time being you have considered that check as cash, वही कैश निकल कर आपके पास से जा रहा है। तो अब आपको समझ लग गई होगी इन्वॉल्वमेंट बैंक की है नहीं, इसलिए आप बैंक नहीं लिख रहे। अच्छा, अब चेक किसके पास गया वो भी उसने मेंशन किया हुआ है, इंडोर्स्ड एज चेक टू आर। आर कौन था? आर वाज योर अकाउंट पेएबल एंड ही वाज विलिंग टू गेट अमाउंट। तो इंस्टेड ऑफ अमाउंट यू हैव ट्रांसफर्ड द चेक ऑफ ए टू द आर। बहरहाल वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक चाहे किसी का भी हो, जब पेमेंट आपने किसी को करनी है और आपने वो चेक के ज़रिए पेमेंट की, मीन्स योर लाइबिलिटी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ए आपने आर को ट्रांसफ़र किया, आर कौन था? योर अकाउंट पेएबल। अच्छा, नाउ व्हाई वी आर राइटिंग लाइबिलिटी ऑन डेबिट साइड, अकाउंट पेएबल इज लाइबिलिटी। यहाँ से आप एक बात समझिए कि आर वाज योर अकाउंट पेएबल, यू वर सपोज्ड और लाइबल टू पे द अमाउंट टू आर। नाउ यू हैव पेड हिम अ चेक। अगर चाहे चेक दें या कैश दें, आपने आर को चेक पे कर दिया तो दैट मीन्स ही इज़ नो मोर योर अकाउंट पेएबल, ही इज़ नो मोर योर लाइबिलिटी, देर इज़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड। दैट इज़ वाई यू हैव रिटर्न नेम ऑफ आर ऑन डेबिट साइड ड्यू टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब आप ये भी देखें कि अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड ओवर हियर। तो वुड यू टेल मी वाई अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड? चूँकि आपने ए का ही चेक आर को दिया है, दैट इज़ वाई अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड। ए यहाँ पर है और उसकी अमाउंट 20,000 है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सेम अमाउंट ओवर हेयर 20,000 सिंस द चेक वॉज already received from one person and same check has been transferred to the third person, तो अमाउंट विल नॉट बी ऑल्टर्ड। जो चेक आपने ए से लिया वही चेक आपने ट्रांसफ़र किया किसको? आर को, और अमाउंट आप सेम लिखेंगे। और फिर आप इसकी डेट चेक करें, वो 8 है, आप साथ में मेंशन कर दें इट इज़ एंट्री नंबर 8। ओके, अब उसका इसके भी दो पार्ट्स हैं, हम यहाँ पर भी इसका पार्ट मेंशन कर देते हैं कि ये एंट्री हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ए पार्ट है, अब आप फोकस करें कि बी पार्ट में क्या हुआ। बीज चेक इनटू द बैंक, यहाँ जो सेकंड है, बीज चेक सेंट इनटू द बैंक। व्हाट डज इट मीन? यू हैव रिसीव अ चेक फ्रॉम बी and instead of transferring or doing anything else you have deposited that check into the bank। अपने बैंक अकाउंट में आपने कैश करवाने के लिए डिपॉजिट करवा दिया। तो बी का चेक कहाँ गया है? बैंक के पास। अब क्या हुआ, यू हैव रिसीव दिस चेक फ्रॉम बी और आपने फॉर द टाइम बिंग यू हैव कंसिडर्ड दैट चेक एज अ कैश। अब ये आपके पास से निकल कर जा रहा है, इट इज़ गोइंग आउट। वो कैश था, आपने फॉर द टाइम बिंग उस चेक को कैश समझा हुआ था, नाउ दैट चेक इज़ गोइंग आउट। तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि वो चेक आपके पास से चला गया। अब गोइंग आउट, वेयर इट हैज़ गॉन, यू हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इन योर बैंक अकाउंट। इट मीन्स दैट चेक वॉज favorable for you, it was an amount which was receivable through check, it was favorable, it was an asset. If you have deposited your asset in your bank account, it means bank account has been increased. Bank is also your asset. Depositing a check into a bank is a favorable activity with which amount present in your bank account will be increased. In this way your asset will increase in asset should be debited. That is why you are writing name of bank on debit side. Why? You have deposited your check which does have some amount present. So if you will deposit your check into your bank account will be increased. Bank is an asset and asset has been increased in this way. Due to increase in asset you have debited your bank account. अब amount भी आप देखिए, amount is not mentioned over here. आपने चेक बी से जो रिसीव किया था वही सेम चेक बैंक में आपने जमा करवाया, तो वापस जाएं
और ये बी का चेक था, उसकी अमाउंट ये 10,000 थी, तो यू विल मेंशन द सेम अमाउंट, क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे, सेम चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अमाउंट विल नॉट बी ऑल्टर्ड। ये चूँकि उसी एंट्री का एक हिस्सा था, तो व्हाट यू विल डू, 8 बी पार्ट आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दें। इस तरह से आपकी एंट्री नंबर 8 बी भी कंप्लीट हो गई। सो एक ओवरव्यू देखें हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक जनरल एंट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। 8 बी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर एंट्री नंबर 12 है, उसको पढ़िए। कैश परचेजेस फ्रॉम, कैश परचेजेस 16,000 और ट्रेड डिस्काउंट उसके साथ है, थोड़ा सा डाउन करना पड़ रहा है। कैश परचेजेस 16,000 विद ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो आप इसका पहला पार्ट इसको अंडरस्टैंड करें, कैश परचेजेस का क्या मतलब होता है। ऐसे लग रहा है जैसे आप में से कुछ कहेंगे कि हमने कैश परचेज किया, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ थिंग दैट यू कैन बाय कैश। आप कैश नहीं खरीद सकते। कैश परचेज का मतलब है यू हैव परचेज सम गुड्स एंड यू हैव पेड इमीडिएटली द कैश, कैश हैज़ बीन पेड इमीडिएटली। और इन अ सेकेंड सेंस यू कैन से परचेज गुड्स ऑन कैश, चीज़ें ख़रीदी हैं कैश के बदले में। तो व्हाट इज़ कमिंग इन, अगर इफ़ यू हैव परचेज गुड्स तो आपके पास चीज़ें आई, और चीज़ें आपके लिए जस्ट लाइक एन एसेट है। इन्वेंट्री जैसे होती है, इन्वेंट्री आपके लिए एसेट है। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो यू वर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड, वाई, बिकॉज योर इन्वेंट्री इज़ एन एसेट, एसेट हैज़ बीन इंक्रीज, तो इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। इन्वेंट्री को यहाँ पे लिखना चाहिए था डेबिट साइड पे, लेकिन आपको पता है कि हम अकाउंटिंग के अंदर गुड्स या इन्वेंट्री नहीं लिखते, वर्किंग लिखते हैं। और यहाँ क्या वर्किंग हो रही है, परचेजेस, यू विल राइट परचेज ओवर हेयर। ऑलराइट, तो वो अब काम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपने लिख दिया। आपने परचेज किया है और साथ में उसने मेंशन किया हुआ है, 12 एंट्री है कि ये कैश में परचेजेस की हैं। If you have purchased some goods, so what is going out? Your cash. Cash is an asset. If you are paying cash, it means there is decrease in asset. Decrease in asset should be credited. That is why you are mentioning cash on credit side. अच्छा जी, अब second matter is very important for you. Less 5% trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप चीज़ें खरीद रहे हैं और ऑन द स्पॉट यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट। पेमेंट आप जो है सिर्फ कैश की नहीं कर रहे, बल्कि चीज़ें खरीदते वक्त, ट्रेड करते वक्त आप कुछ डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। दिस डिस्काउंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट। जब आप कैश डिस्काउंट ले रहे होते हैं तो तब आप सिर्फ पेमेंट कर रहे होते, चीज़ें नहीं खरीद रहे होते। और यहाँ पर आप चीज़ें खरीदते वक्त अगर गुड्स आर इन्वॉल्व एंड एट दैट टाइम यू आर रिसीविंग सम डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। पहली बात, डू नॉट मेंशन ट्रेड डिस्काउंट इन जनरल एंट्री। ये नोट कर लें किसी जगह के ऊपर कि डिस्काउंट विल नॉट बी मेंशनड इन जनरल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट है, 5% है। पहली बात तो ये है कि आप 5% कैलकुलेट करें। यहाँ पर मैं फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपने जो अमाउंट है पहले वो देखें कितनी है। अमाउंट इज़ 16,000 और डिस्काउंट कितना है 5%। तो यू विल कैलकुलेट 5% ऑफ 16,000, 16,000 पिक करें। 5% का क्या मतलब, 5 डिवाइडेड बाई 100, एंड व्हाट डज दैट मीन, 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05। तो 16,000 का 5% आपने लिया, वो अमाउंट आपके पास आ गई 800। एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो आपको पता है, दैट अमाउंट इज 16,000। ओके, अमाउंट वाज 16,000 एंड यू हैव रिसीव्ड और टेकन 800 एज डिस्काउंट। तो अब आप मुझे बताइए आप पेमेंट कितनी करेंगे कैश के अंदर। आपकी एक्चुअल अमाउंट वाज 16,000 एंड यू हैव रिसीव्ड अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹800। रिमेनिंग अमाउंट इज 15,200। आफ्टर डिस्काउंट what you will pay, only 15,200, and same amount you will post over here. What is that? 15,200, 15,200. तो actual amount was 1,600, 800 was 5% discount, and how this amount has been arrived over here, 16,000 minus 800, you will get 15,200. Hopefully you people have understood. Now question is, where is trade discount in journal entry? At start I have mentioned do not write name of trade discount in journal entries. We have skipped the name. Only
Subtracted amount, the final amount after subtraction you have written over here. Trade discount you will not mention. ये अब आपको समझ लग गई है, ये मैं क्लियर करने लगा हूँ. यहाँ से हमने अमाउंट वहाँ से पिक की हुई थी. चलें इस अमाउंट को हम दोबारा लिख देते हैं. 15,200 है, समझ तो आपको लग गई होगी. वो आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी और आपने यहाँ से बस समझना है 16,000 में से 800 लेस किया तो 15,200 आ गया. अब ये चूँकि हमने नेक्स्ट जनरल एंट्री करनी है, इसको हम क्लियर कर देते हैं. ये आपने एंट्री नंबर की है 16,000 वाली 12. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरल एंट्री डेट विल बी यूज इन लेजर्स, यहाँ पे कैश बुक के अंदर. तो ये हमारी 12 नंबर की जनरल एंट्री कंप्लीट हुई. अब आपका काम ये है, आपने 17 की जनरल एंट्री करनी है और वहाँ पे लिखा हुआ है परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय कैश. परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश. व्हाट डज दैट मीन? You are buying your stationery means stationery is coming in and you have paid cash. If you have bought stationery until it is used. If you have used your stationery, that would become your expense. If you are not using, just buying, it is your asset. And after buying an asset means asset has been increased. Increase in asset should be debited. So stationery for the time being is your asset. Increase in asset should be debited. You have debited your stationery. अच्छा जी. अब secondly what is happening? You are paying cash. अच्छा, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि if you have bought your stationery and stationery you have used to use, you have bought for the usage. तो जब आप कोई पेंसिल, पेपर, स्केल ये लाएंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वो एक्सपेंस भी हो सकता है. मगर मैंने आपसे क्या कहा है कि जब तक आप स्टेशनरी यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो आपका एसेट है. और फिर आपको इफ़ यू हैव बॉट योर स्टेशनरी तो what you will do, you will pay for the buying of stationery. Payment means cash is going out. Cash is your asset. Due to payment your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you are naming cash on credit side. Cash was your asset. Due to payment asset decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you have written name of cash on credit side. इसकी पेमेंट देख लेते हैं. 1,000 की स्टेशनरी है तो यू विल मेंशन अमाउंट 1,000 ऑन डेबिट साइड and same amount you will post on credit side. And now you will mention your date. Stationery to cash 17 is your date. Write down 17 डेट है आपकी. अब 17 से आगे क्या हुआ? नेक्स्ट आप कर रहे हैं 20 and what you are doing cash sales. और आगे भी है and banked the same. आपने कैश सेल्स की है और उसी टाइम उसको बैंक द सेम, उसी टाइम आपने उसको जमा भी करवा दिया है बैंक में. और एंट्री क्या है यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, कैश सेल्स की हैं और उसको जमा भी करवा दिया बैंक के अंदर. ये भी दो एंट्रीज़ हो सकती हैं. इफ़ यू वांट टू डू 2 एंट्रीज दैट वुड बी बेटर थिंग. इफ़ यू वांट टू कंबाइन दिस एंट्री इट मे बी पॉसिबल. पहले मैं आपको कंबाइन करके बता देता हूँ, अगर समझ लग गई तो शायद हम 2 एंट्रीज ना करें. ओके, कैश सेल्स की तो आया क्या आपके पास कैश और आपने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया. और आपको मैंने पहले भी जैसे रिक्वेस्ट की है, जब तक चेक या कैश बैंक में ना जमा करवाएं तब तक आपने बैंक का नाम नहीं लेना. और चूंकि अब आपने बैंक में जमा करवा दिया है, आपने कैश में चीज़ें बेची हैं और बैंक में जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट क्या है आपके लिए? बैंक इज़ योर एसेट. You have sold your commodities for cash, received that cash, and on same day you have deposited that cash into your bank account. Your bank account has been increased. Bank is an asset. Due to depositing the amount in cash, your bank account has been increased, means asset increase. Increase in asset should be debited. That is why you will write name of bank on your debit side. Hopefully you have understood. You have sold your commodities, received cash, and that cash is immediately deposited into the bank account. Due to depositing amount in bank will increase. Bank is your asset and ultimately your asset has been increased. Increase in asset should be debited. That is why you have written bank account on debit side. And secondly, what happened? आपने क्या काम किया जिससे पैसे आए? That was sales. चीज़ें आपने बेची थी और sales is your income. Income should be
credited, so you will write sales on क्रेडिट साइड। अब ये दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसको 2 एंट्रीज में करना है तो 2 एंट्रीज में कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री वॉज आपने कैश सेल्स की हैं, यानी कैश में चीज़ें बेची, व्हाट इज़ कमिंग इन कैश। और क्यों कैश आ रहा है, क्योंकि आपने चीज़ें बेची थी, फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद क्या हुआ, यू हैव डिपॉजिटेड द सेम कैश इमीडिएटली ऑन द सेम डे इनटू द बैंक। तो कैश आपके पास जा रहा है, कैश इज़ योर एसेट ड्यू टू पेमेंट, कैश इज़ क्रेडिट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज़ वाई यू हैव रिटर्न कैश ऑन क्रेडिट साइड। कहाँ जा रहा है, इन योर बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट में इजाफा हो गया, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, तो आपने इसको बैंक अकाउंट को डेबिट किया। ले जी, अगर 2 एंट्रीज करनी है तो ऐसे कर लें। अब गौर से समझें, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया तो बचा क्या, यहाँ बैंक डेबिट और टू सेल, और वही एंट्री आपने यहाँ पे की हुई है। अब आप चाहें तो एक एंट्री करें, आप चाहें तो यूँ 2 अलग-अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने दोनों समझा दी हैं तो एक चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, एक दफ़ा इसको देख लें। पहले आपने चीज़ें बेची, कैश आया और वही कैश चला गया बैंक के पास, 2 एंट्रीज। और यहाँ क्या किया, चूँकि गया तो कैश बैंक में है तो यू हैव इंक्रीज योर बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस वजह से पैसे आए थे, सेल की वजह से। तो ये एक एंट्री कर दें या 2 एंट्रीज कर दें, तो 2 एंट्रीज करें या एक एंट्री, तो फिर ज़ाहिर है एक ऑप्शन है तो 2 एंट्रीज मिटा देते हैं। इसका मतलब है कि एक ही एंट्री अब हम कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने बेची थी उसको बैंक में भेज दिया, 20th एंट्री है, आप डेट यहाँ पर मेंशन कर दें 20, ओके। और 20 की यहाँ पर अमाउंट क्या है, 4000, तो 4000 ही अमाउंट आप यहाँ लिख दें।